बाद तकलीफ़ के राहत है यकीनी वाहिद, बाद तकलीफ़ के वाहद है यकीनी वाहिद, रात का आना ही पैगाम सहर होता है। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम प्यारे दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और सबसे ख़ास पड़ाव जो हमारे कार्यक्रम में होता है वो होता है हमारे आज के विशेष मेहमान से रूबरू होने का। आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं उनके बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल लाइफ को जीते हैं और उन्हें लगता है शायद कि उनकी ज़िंदगी वहीं तक सीमित है। लेकिन हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं उनकी खासियत ये है कि वो जितने ज़्यादा अव्वल अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में हैं, उतने ज़्यादा अव्वल वो अपने शौक़ को लेकर भी हैं। क्या शौक़ है उनका, उसके विषय में जानेंगे, और किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने शौक़ के बीच में, अपनी अभिरुचि के बीच में एक सामंजस्य बिठाया है। ये तमाम बातें सीखने लायक होती हैं। तो चलिए आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं, आप हैं श्री विनय कुमार जी, आप उप विकास आयुक्त हैं सीतामढ़ी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, यूँ तो आपकी अभिरुचि के बारे में हमने दर्शकों को थोड़ा सा बताया है, क्या अभिरुचि है आपकी और किस तरीके से आपने उसे लेकर आगे बढ़ा, ये तमाम बातें जानेंगे। लेकिन चूंकि आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि समाज के लिए काम करना, आम जनता के लिए काम करना, सरकार की जो योजनाएं होते हैं उनका क्रियान्वयन करना, ये तमाम जिम्मेदारियां आपके कंधे पर होती हैं। कैसा महसूस करते हैं आप इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मैं जिस नौकरी में हूँ उसमें मुझे मैं अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की योजना है उसको हम लोग ले जा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं और वहाँ लोगों का जो दुख दर्द हम लोग देखते हैं और जिन कारणों से होता है, उनके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसके एक्सिक्यूशन की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है। तो उसका एक सहभागी होने के नाते मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए कि मैं उनके सुख दुख को, दर्द को कम करने की जो सरकार की नीति है उस नीति को कार्यान्वयन करने में मैं उनकी थोड़ी मदद कर सकता हूं, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने काम को भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि काम को बहुत कम लोग एंजॉय कर पाते हैं, वो एक ड्यूटी के तौर पर उसे निभाते हैं और बस। लेकिन आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। लोगों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आती हैं उन्हें, उनका क्रियान्वयन, उन्हें किस तरीके से लागू करना है कि वो बहुत अच्छे से लोगों के बीच तक पहुँच पाए, उसका फ़ायदा, उसका लाभ आम जन जन तक पहुँच पाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। बहुत खूब। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी विनय जी, ये तो बात हुई आपके प्रोफेशन की। अब हम बहुत एक दौर पीछे जाएंगे, उस दौर में जिस दौर में आपकी पढ़ाई लिखाई आपने शुरू की थी करनी, और हाई स्कूल फिर कॉलेज, एक जो तमाम लेवल्स ऑफ एजुकेशन होते हैं उसको पार करके आज आप कंपटीशन में एग्ज़ाम देकर आप इस पद पर आए हैं। अगर पढ़ाई लिखाई के दौर की बात करें, शिक्षा दीक्षा के दौर की बात करें, तो क्या विशेष बातें साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मेरा चित्रकारी में मेरी खास दिलचस्पी है, पेंटिंग्स में, और ये दौर शुरू हुआ था जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था। तो उस वक्त मैं शौकिया कॉपी किया करता था, ड्राइंग्स के जो प्रिंटेड होते थे किताबों में, उसके ऊपर उनसे नकल करता था, उनसे कॉपी करता था। तो वो मेरे लिए व्यक्तिगत, मैं अपने कॉपी में किया करता था। तो लेकिन क्या हुआ कि एक बार मेरे एक शिक्षक ने वो देख लिया, तो उनको लगा कि ये चित्रकारी जानता है और अच्छा करता है। तो उस दिन तो मेरे लिए किसी तरह से हम लोग उस दिन अपनी इज्जत हमने बचाई, कहना चाहिए। और उसके बाद लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज हो गया, और फिर मैंने गंभीरता से उसे सीखना भी शुरू किया धीरे धीरे। और मेरे एक दोस्त थे, सीनियर फ्रेंड थे, तो वो भी कुछ जानते थे, तो उन्होंने मुझे पहले बताया। तो इस तरह से वो चित्रकारी या पेंटिंग्स में दिलचस्पी मेरी शुरू हुई। फिर हाई स्कूल तक आते आते मैं काफ़ी करने लग गया, और मेरे स्कूल में भी अच्छा इन्वायरमेंट था, ड्राइंग के टीचर थे। मेरे एक सीनियर स्टूडेंट थे क्लास में, हमारे 2 क्लास ऊपर में थे, तो वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, तो उनके साथ भी हम लोगों ने सीखा। फिर स्कूल के दौर में ही पटना में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे चित्रकारी के, तो उन सब में हम लोग भाग लेने जाते थे और हमेशा पुरस्कार भी हम लोग को मिलता था। तो ये सब चीज़ें मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाने में मदद किया इन लोगों चीज़ों ने। बाद में मैंने फिर थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी जाना शुरू किया, तो स्कूल को रिप्रेजेंट करना, उनके लिए स्कूल के लिए अवार्ड जीतना। तो इन सब की वजह से जो एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको हम कहते थे आज तक, उन सब चीज़ों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई।
और 10th तक आते आते मुझे याद है कि मैं यहाँ के अखबारों में छपने लग गया। और 11th में तो मुझे याद है कि मैंने काफ़ी सीरियसली मैं असाइनमेंट पे मैं रिपोर्टिंग्स भी लिखने लग गया। और उस वक्त जो अखबार छप रहे थे उसमें मेरे लिखे हुए रिपोर्ट्स भी छप रहे थे और डिफरेंट इश्यूज़ पे। अभी आपने मादक द्रव्य वाली बात की तो मुझे याद है 11th में पढ़ता था तो मैंने एक राइटअप लिखा था कि क्या मादक द्रव्यों के सहारे हम 21वीं शताब्दी में जाएंगे। ये एक लेख था जो छपा था एक अखबार में। खैर ये सब दौर शुरू हुआ। इसके बाद फिर जब कॉलेज में मैं गया तो कॉलेज में जाते ही लेखक संगठन और थिएटर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ गया। उसके बाद थिएटर करना, तो थिएटर में मैं एक्टिंग नहीं करता था लेकिन उसका जो बैक स्टेज का काम होता था, डिज़ाइन करना, पोस्टर, स्टेज, कॉस्ट्यूम, ये सब मैं काम किया करता था। उन सब के दौरान क्या हुआ कि मेरी जो चित्रकारी वाली जो दिलचस्पी थी वो भी ग्रो करती थी क्योंकि वो इसका पार्ट एंड पार्शल था। ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने आर्टिस्टों का एक ग्रुप बनाया पटने में, प्राची के नाम से जी। और उसके सहारे फिर हम लोगों ने नुक्कड़ चित्रकला प्रदर्शनियाँ शुरू की पटने में। नंदलाल बोस जो आप यहाँ मॉरियलो कॉम्प्लेक्स के भी पास उसके रेलिंग पे हम लोगों ने नंदलाल बोस नुक्कड़ कला दीर्घा बनाया हम लोगों ने। और हम लोगों ने कहना चाहिए फोर्टनाइटली वहाँ प्रदर्शनी शुरू की और पटने में कला के प्रति अभिरुचि जगाने में उस दौर के उन नुक्कड़ कला प्रदर्शनियों का बड़ा योगदान था और हमें बड़ा ही उसमें एक्सपोजर मिलता था। और सारे टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई भी अखबार हो, उनके फ्रंट पेज पे हम लोग की तस्वीरें रहती थी, है ना। तो इससे उत्साह भी काफ़ी बड़ा रहता था। और एक और ख़ास बात थी कि उस वक्त भी हम लोग जो पेंटिंग्स लगा रहे थे सड़क के किनारे, उसमें हम लोग पेंटिंग्स बेच भी रहे थे जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है कि पहली प्रदर्शनी में हम लोगों ने 6,500 रुपये की पेंटिंग्स बेची थी वहाँ। क्या बात। तो वो उस तरह के किशोर और युवा चित्रकारों के लिए बड़ा ही उत्साहजनक बात थी। फिर हमने कला पे एक पत्रिका निकालनी शुरू की कैनवस के नाम से, जिसमें कला पर गंभीर आलेख रहते थे और देश के काफ़ी सीनियर लोगों ने उसमें लिखा। उसकी चर्चा कई जगहों पे हुई क्योंकि हिंदी में कलाओं पे कोई पत्रिका नहीं थी, तो देश भर में मुश्किल से 2-3 पत्रिकाएं ही निकलती थी। तो पटने से अगर एक पत्रिका निकल रही तो उसकी चर्चा हर जगह होने लग गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनियों में भाग लेना शुरू किया। तो वो जो ग्रुप था वो बहुत ही वाइब्रेंट ग्रुप था और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे उस ग्रुप में। सारे यंग थे, पटना आर्ट कॉलेज के पढ़ने वाले थे, मुझे छोड़कर सारे आर्ट कॉलेज में पढ़ने वाले थे। तो मैं सेल्फ टॉट था। तो फिर हम लोगों ने देश की सारी कला प्रदर्शनियों में भाग लेना शुरू किया। तो इस तरह से वो सारा ग्रुप डेवलप भी करता रहा। हमारे उस ग्रुप के एक पेंटर को फ्रेंच फेलोशिप मिली, वो फ्रांस गया। कुछ लोगों को नेशनल फेलोशिप मिली, वो अलग अलग भुवनेश्वर और दूसरी जगहों पे जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो वो बड़ा ही वाइब्रेंट ग्रुप था। इस तरह से वो जो कॉलेज का जो दौर था, एक पत्रिका थी जिसका मैं 1 साल तक मैंने लगभग उसका आर्ट डिज़ाइन का काम भी मैंने किया, लेआउट डिज़ाइन का काम भी किया। वो सब वॉलंटरी था, इसमें पैसा या ऑनरेरियम बहुत इन्वॉल्व नहीं होता था। हम लोग के भीतर एक जोश था कुछ करने का, तो हम लोग लगातार ये करते थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ग्रो करती रहीं और आपने इस तरीके से अपने शौक़ को आगे लेकर आगे बढ़े। और बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें हैं दर्शकों जो हम अपने आज के विशेष मेहमान से जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगी विनय जी कि आपकी ये खासियत रही है क्योंकि आपका झुकाव आर्ट एंड कल्चर की तरफ रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया झुकाव है, बहुत ही एक खूबसूरत झुकाव है और इससे किसी भी चीज़ों को सुंदरता ही मिलती है, खूबसूरती बढ़ती है किसी भी चीज़ की। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आपने जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया है वहाँ आपने आर्ट और कल्चर का एक टच दिया है। आर्ट और कल्चर, कला की जीवंतता को उसमें शामिल किया है। किस तरीके से ऐसा आप कर पाए हैं? मैंने, चूँकि ये मेरा शौक़ रहा आर्ट एंड कल्चर और ख़ासतौर पे विजुअल आर्ट्स मेरा फील्ड रहा है, तो हमने हमेशा से एक्चुअली प्रोफेशन से इसको अलग करके रखा था शुरू से मैंने। और जैसे अपने लिए कुछ समय जो मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत समय होता था उसको मैं इसमें डिवोट करता था। जैसे मुझे याद है शुरुआती दौर में जब जमशेदपुर में पोस्टेड था तो उस दौरान मैंने संथालों के ऊपर हम लोगों ने काम किया, उनके आर्ट और कल्चर पर एक छोटा सा सर्वे भी किया। तो इस तरह से जहाँ भी मैं रहा वहाँ मैं कुछ न कुछ करता रहा। एक बार मैं मुजफ्फरपुर पोस्टेड था तो वहाँ पे हम जानते हैं सुजनी का बहुत काम होता है, जो कांथा वर्क जिसको कहते हैं, जिसके लिए बिहार का काफ़ी नाम भी है सुजनी के लिए। तो उस पर मैंने काफ़ी काम किया वहाँ, उनके बारे में रिपोर्ट्स बनाई, दूसरों को दिया, अखबारों को भी दिया, मीडिया को दिया।
तो वो काम मैं पैरेलल करता रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिहार की चीज़ें कैसे एक्सपोज हो सकती हैं, उनके आर्टिस्ट, उनके क्राफ्टमैन कैसे सामने आ सकते हैं। तो ये सब मैं करता रहा। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरी कुछ समय पोस्टिंग टूरिज़्म डिपार्टमेंट में रही, तो वो भी एक मेरे लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और उसके बाद मैंने उसमें भी आर्ट एंड कल्चर को रोप इन किया, और उसके बाद फिर कुछ थिएटर फेस्टिवल शुरू कराए हम लोगों ने, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ शुरू की। और जो डिफरेंट देश के ऑर्गेनाइजेशंस थे, कल्चरल हो या फैशन डिज़ाइन की हो या कुछ भी हो, सबको हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की। तो उसके बाद एक और दूसरा बहुत अच्छा मौका मिला कि मुझे भारत सरकार में ललित कला अकादमी में डेपुटेशन पर जाने का मौका मिला। और यह मेरे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि देश के सर्वोच्च संस्थान में जो विजुअल आर्ट्स के लिए काम करती है, आप वहाँ काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाकर क्या हुआ कि मेरी हॉबी और मेरा जॉब दोनों एक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी जी। तो जिस काम के लिए मुझे याद है कि कॉलेज डेज़ में हम लोग चंदा कलेक्ट करते थे, सब कुछ करते थे, अब उसी काम को करने के लिए आपको सैलरी मिल रही है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, तो आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा। वाकई। तो ये और वो भी आप देश के सर्वोच्च संस्थान में काम कर रहे हैं, जिसके कारण मुझे देश के हर एक कॉर्नर में जाने का मौका मिला। देश के हर एक हिस्से के आर्ट एंड कल्चर से सीधे सीधे मेरा साक्षात्कार हुआ, उनको जानने का मौका मिला, मेरी लर्निंग बहुत हुई वहाँ। उसके अलावा हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी कोशिश की। वेनिस बाइनाल में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जब हुआ, उस वक्त मैं उस टीम का हिस्सा था, तो जो कि बहुत वर्षों के बाद भारत का उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा था। वेनिस बाइनाल दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बाइनाल में से एक है, जिसमें कि लंबे समय से बंद हो गया था। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम्स जो होते थे दूसरे देशों के साथ, उसको भी डिज़ाइन करना, उसको इनिशिएट करना, दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट करना, तो ये सब का हम एक ऑफिशियल जॉब के रूप में मेरे सामने था, जो मेरे हॉबी का ही हिस्सा था। तो कुल मिलाकर ये मेरे लिए बहुत लर्निंग का बहुत अच्छा मौका था दिल्ली में। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो फिर कल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर कल्चर रहा। तो जो मेरी वहाँ लर्निंग हुई थी, मैंने उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश की, उन अनुभवों को साझा करके, और हम लोगों ने यहाँ भी कुछ काम करने की कोशिश की, जिसके तहत बहुत सारे एफर्ट्स हम लोगों ने लिए। तो ये तो मेरे लिए यहाँ भी, जब मैं डायरेक्टर कल्चर था तो यहाँ भी मेरी हॉबी और वर्क दोनों एक ही था जी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने कितना दिल जान से काम किया होगा। मेरे लिए अपने हॉबी के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं फुल टाइम ही काम कर रहा था। और मतलब आप मेरा इन्वॉल्वमेंट का लेवल ये समझिए कि जब मैं वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे घर के लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, उनको बहुत रिलीफ मिला कि कम से कम, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक इन्वॉल्व रहता था ये हॉबी होने की वजह से अपने काम में। तो लोगों को तब लगा कि नहीं, अब ये जाकर थोड़ा आराम से घर के लोगों को भी समय दे सकेंगे। जबकि ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि जब इंसान अपने शौक की चीज़ों को अंजाम देता है तो वो बिल्कुल थकता नहीं है, बिल्कुल थकावट महसूस नहीं करता। तो हम लोग राउंड द क्लॉक काम करते थे, और 6 से, और हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया यहाँ की चीज़ों को आगे बढ़ाने में, नए कार्यक्रम शुरू करने में। तो बिहार में हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, तो ये एक अच्छा मौका था हम लोगों के लिए। अच्छा विनय जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आर्ट और कल्चर की बात करें तो जाहिर तौर पर अगर भारत के आर्ट, इंडिया के आर्ट और कल्चर की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं से हमारी संस्कृति और सभ्यता से भी जोड़ता है, जो आज शायद हर व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा महत्ता होती है अगर हम एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं, मानते हैं, तो आर्ट और कल्चर के प्रति झुकाव होना हर शख्स के लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है? मुझे लगता है कि कल्चर तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और यह एक आवश्यक तत्व है जिससे कि अगर हमें कला के गुण नहीं हैं तो मुझे लगता है कि कला की वजह से, कल्चर की वजह से हमें मनुष्य बने रहने में मदद मिलती है। एक बहुत बुनियादी बात है। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक होना, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, कल्चर हमें लोकतांत्रिक होना भी सिखाता है, हमें दूसरों को अप्रिसिएट करना भी सिखाता है। और हम जानते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, इसमें इतनी तरह के कला विधाएँ हैं, इतनी तरह की भाषाएं हैं, इतनी तरह की बोलियां हैं, है ना, उनके अपने लिटरेचर हैं, उनकी अपनी विरासत है। तो आप सोचिए कि कहीं राजा सलहेस परफॉर्म होता है, कहीं दीना भद्री होता है, इसी राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो एकदम डाइवर्स पूरा का पूरा कल्चर है हम लोगों का। तो और इसी डाइवर्स कल्चर के साथ हम रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। तो कल्चर कहीं ना कहीं से हम लोगों को डेमोक्रेटिक होना भी सिखाता है। तो ये कल्चर तो निश्चित रूप से मैं यही कहता हूँ कि हमें
मनुष्य को मनुष्य बने रहने में मदद करता है कि एक दूसरे को कैसे सम्मान करना चाहिए, चाहे भाई हो, बहन हो, पिता हो या दूसरे दोस्त लोग हों, समाज के वैसे भी लोग हों जो हमारे संबंधी नहीं हैं, यानी तमाम लोगों के साथ हम मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल। विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों के लोग, तो ये कल्चर ही है वह क्षेत्र जो हमारे भीतर इन भावनाओं को विकसित करता है कि हम सब लोग मिलकर एक लोकतांत्रिक तरीके से रह सकते हैं। बिल्कुल। और इस मामले में अगर हम भारतवासी देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे भारत में इतनी सारी संस्कृति सभ्यता है और हमें किस तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के रखना है, ये तमाम बातें हम अपनी संस्कृति सभ्यता, आर्ट, कल्चर के अगर हम उसे समझें तो उसके द्वारा ही हम सीख सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी विनय जी कि इतनी सारी आपकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तमाम बातें आपने इतने लंबे समय से काम किया है जिसमें आपने अपने प्रोफेशन के अलावा आर्ट और कल्चर का पुट है वो भी आपका एक शौक़ आपने रखा है। कुछ ऐसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी अविस्मरणीय बातें होती हैं हर शख्स के जीवन में, आप क्या साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? कोई ख़ास दिलचस्प वाक़या? दिलचस्प तो मेरे लिए ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ, जो मेरे जीवन में कहना चाहिए कि बहुत मायने रखता है, कि जब मैं यहाँ कल्चर डायरेक्टर था तो हम लोगों ने एक फेस्टिवल किया था। उसमें जो समाज के हाशिए पे जो लोग थे उनके फॉर्म्स को लेकर, सबल्टर्न कल्चर जो जिसको हम कहते हैं, उनके चीज़ों को लेकर हम लोग एक फेस्टिवल किया था, जिसमें मैंने अभी जैसे चर्चा की, राजा सलहेस, दीना भद्री है ना, हिरनी बिरनी जो नट कम्युनिटी करती है, तो इनका एक फेस्टिवल किया हम लोगों ने। और ये सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के लिए, कि समाज के हाशिए में पड़े हुए लोग जो साटा पे परफॉर्म कर रहे थे उनको लेकर जब हम लोगों ने एक फेस्टिवल किया, और उस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा की वजह से वो फेस्टिवल हो भी पाया था। तो उसमें जो लोग आए, जो लोग 5,000-7,000 रुपये में साटा पे काम कर रहे थे, उस फेस्टिवल के होने के बाद उनको हम लोगों ने संगीत नाटक अकादमी, EZCC, NCZCC ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से उनको कनेक्ट किया, जिसके कारण वो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार बने। उसमें उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया और 5-7 हज़ार से लेकर 40,000, 50,000, 60,000 रुपये तक का ऑनरेरियम उनको मिलने लग गया। और उन्हें प्रतिष्ठा जो मिली, रिकॉग्निशन जो मिला, सो अलग। यानी कि बिहार की ओरिजिनल जो हमारी संस्कृति थी, गांव में, सुदूर गांव में कहना चाहिए, गांव ही नहीं, जहां लोग खेती करने के बाद समय निकाल करके इस कल्चर को बचा कर रखे थे, जो ओरल ट्रेडिशन के रूप में हमारे यहाँ मौजूद थी संस्कृतियाँ, चाहे वो राजा सलहेस की कहानी हो, दीना भद्री की हो, या हिरनी बिरनी जो नालंदा इन सब इलाकों में नट की कम्युनिटी के लोग करते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात थी। मैंने बहुत सारा काम किया, ठीक है, विजुअल आर्ट्स में मेरा दिलचस्पी रहा है, पर अभी भी विजुअल आर्ट्स में 2 कैटेगरी है। एक जिसको हम समकालीन कला कहते हैं, तो वो अभी भी आम जनता से उसका बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं हुआ है जी। लेकिन फोक आर्ट्स का जुड़ाव है, चूँकि वो फोक आर्ट्स तो यानी कि जैसे मिथिला की चित्रकला है, मंजूषा है, ये तो लोक के भीतर ही पलती बढ़ती है और वहीं जन्मती है और वहीं पलती बढ़ती है, तो वो तो लोक की कला है। पर जो समकालीन कला है, आधुनिक कला है, मॉडर्न आर्ट है, उसमें वो अभी आम जनता के बीच बहुत ज़्यादा नहीं जा पाई है। तो लोक कलाओं में मेरी भी दिलचस्पी रही और आधुनिक कलाओं में, लेकिन ये जो काम था ये उससे ज़्यादा सुख देने वाला काम था जो हम लोगों ने राजा सलहेस और इन सब के लिए किया हो। तो वो मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय क्षण था। जो वो फेस्टिवल हुआ वो आज भी मुझे याद है, कि जिसकी वजह से बहुत चीज़ें बदली हम लोग के यहाँ, और बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदली। हाँ, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। विनय जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो आपसे मैं लेना चाहूँगी। अब तक आपसे जो भी हमारी बातचीत हुई, हमारे दर्शकों ने जो भी बातचीत आपकी सुनी, तो उससे एक सवाल ज़रूर हमारे दर्शकों के मन में भी एक आ रहा होगा सवाल, और एक सवाल मेरे मन में भी है। वो सवाल ये है कि आप इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं आर्ट और कल्चर के लिए, तो हम कह सकते हैं कि पेंटर फ्रॉम इनसाइड एंड अ ब्यूरोक्रेट फ्रॉम आउटसाइड। तो अगर आपकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी आर्ट एंड कल्चर को लेकर, तो एक बहुत ही बेहतरीन पेंटर शायद आज हमारे बीच एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन वाला पेंटर होता, लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेशन को चुना, ये कैसे हुआ? ये बहुत ही मतलब मौजूद प्रश्न मेरे लिए हमेशा ही रहा है क्योंकि मैं वो प्रोफेशन, मतलब मैं करियर चुन सकता था चाहता तो आर्टिस्ट के रूप में। बल्कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट भी दिया, मैंने क्वालिफाई भी किया, पर मैंने एडमिशन नहीं लिया। तो उस वक्त की बात या उस दौर की बात है जब
आर्ट कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती थी और बहुत स्कोप नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे जो कन्विंस कर घर में किया गया कि इसमें क्या करना है, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में भी कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे जो पास करने के बाद ना नंबर प्लेट्स लिखा करते थे। तो उसके बाद हुआ कि ये तो काम तुमको नहीं करने देंगे हम लोग। खैर, मेरे जितना घर के लोगों को एक्सपोजर था उन्होंने वो सलाह दिया। पर एक हुआ क्या कि मैं पेंटिंग्स कर रहा था, लेकिन इस बीच मेरा जो जुड़ाव थिएटर ग्रुप के साथ हुआ और पटना में मैंने थिएटर ग्रुप के साथ काफ़ी काम किया, तो उसकी वजह से मेरी ट्रेनिंग गलत हो गई। ट्रेनिंग गलत कहने का मतलब ये कि दोनों दो तरह की विधा है। पेंटिंग्स जो विजुअल आर्ट जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक विधा है, यानी आप व्यक्ति के रूप में अपने को विकसित करते हैं। थिएटर व्यक्ति के साथ साथ ग्रुप में काम करना सिखाता है, कलेक्टिव रूप से काम करना सिखाता है, सोसाइटी के लिए काम करना सिखाता है। दोनों दो तरह की विधा है, एक आत्म केंद्रित है, दूसरा समाज केंद्रित है। तो कहना चाहिए कि मेरी ट्रेनिंग, मैं इसको बार बार इसलिए कहता हूँ मजाक के रूप में कि मेरी ट्रेनिंग गलत हुई, यानी समाज केंद्रित जो विधा थी उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ और उसकी वजह से वो मेरे अंदर वो गुण आए जो कि मुझे लगा कि अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। अपना खुद भी करो, दूसरों के लिए भी करो। आर्टिस्ट बनता तो सिर्फ अपने लिए बनता जी। लेकिन अगर आज मैं जहाँ हूँ या जो जिस नौकरी में हूँ, तो मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे अवसर क्रिएट भी हम लोगों ने किए मिलजुल करके, जिसमें बहुत सारे बड़े ब्रॉडर ग्रुप को काफ़ी मौका मिला। जैसे कि एक बोधगया बिएनाल नाम से हम लोग फेस्टिवल करते हैं बोधगया में, तो वो बाइनवल होता है 2 वर्षों में एक, तो उसमें लगभग 25 देशों के आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट होता तो कहीं पार्टिसिपेट करता है ना, तो वो कभी कभी मैं करता भी हूँ। लेकिन अगर मैं उस मैनेजमेंट वाले पार्ट में मैं रहता हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों को उसका लाभ दे सकता हूँ सोसाइटी का। और मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में आपको बार बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको नहीं पता है, लेकिन आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो जो सामने में अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद अपना विकसित करने के साथ साथ दूसरे तमाम बहुत सारे लोगों के लिए आप अगर अवसर मिला है काम करने का तो करना चाहिए, क्योंकि यह नेग्लेक्टेड क्षेत्र रहा है हमारे समाज का, जिसमें कि आर्टिस्ट कल्चर, मैंने यहाँ स्पेशली आर्टिस्ट लोगों को का बहुत उनको रिटर्न नहीं मिलता है। तो वैसे में ज़्यादा लोगों के लिए आप जब आप काम करते हैं तो आपको जो एक संतोष भाव मिलता है, तो मुझे लगता है कि अंततः तो यही संतोष भाव ही है, चाहे आप आर्टिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, इकोनॉमिस्ट बने, कुछ भी करें, अगर आपको अपने काम से संतोष होता है तो मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जी। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं विनय जी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम आपके साथ करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी विनय जी कि आपकी इतनी व्यस्ततम दिनचर्या रहती है, आपके ऊपर एक पूरे ज़िले की कमान आप देखते हैं, संभालते हैं, ज़िले की जिम्मेदारी होती है और आपका शौक़, इन दोनों को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपनी जिम्मेवारियों के बीच में ही ढूंढूं ज़्यादा से ज़्यादा अपने शौक़ को भी। और अब जैसे विकास का काम अगर आप देख रहे होते हैं तो आपके सामने आवास की बात होती है, स्वच्छता की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जिम्मे में मेरे जॉब का काम मैंने पार्ट है वो। उसके साथ साथ भी स्थानीय लेवल पे लोक कलाओं को आइडेंटिफाई करना, हस्तकलाओं को आइडेंटिफाई करना, है ना, उनको प्रमोट करना, उनके लिए ग्रुप्स बनाना, सरकार की बहुत सारी योजना है। तो आपको केवल रोप इन करना होता है। आपका जो टच होता है, व्यक्तिगत टच यही है कि आप वैसे ग्रुप को चिन्हित करें, ऐसे आर्टिस्टों को चिन्हित करें, क्राफ्ट पर्सन्स को चिन्हित करें और उनको वो सारे लाभ दिला दें। तो उससे क्या होता है, अपने आप को कुछ नहीं करना, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसी बहाने हमारा आर्ट और कल्चर प्रमोट होता रहता है। तो ये बात है। और दूसरी बात कि कभी अपने, चूँकि मेरे पास जो दायित्व है उसमें मेरे पास दूसरे कामों के लिए समय नहीं रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का कुछ वक्त, घंटे 2 घंटे का कुछ पढ़ने के लिए या कुछ पेंट करने के लिए निकाल पाता हूँ। इससे ज़्यादा अभी के तारीख में कर पाना अलग से कुछ संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे जो जॉब प्रोफाइल है उसमें मैं ही एक्सप्लोर करता ही रहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हम लोग आर्टिस्ट कम्युनिटी को, आर्टिजन कम्युनिटी को
ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे दूँ हम लोग जी दे दूँ। अच्छा विनय जी, एक आज के दिन की खासियत से जुड़ा हुआ एक चलते चलते आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे, संदेश लेना चाहेंगे असल में, कि आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस है। तो जिस तरीके से सरकार ने इसको लेकर कदम उठाया है बिहार में, और मादक द्रव्यों के ख़िलाफ़, शराबबंदी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक मूवमेंट चलाया गया है, कई सारे नियम बनाए गए हैं, कई सारे लॉज बनाए गए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप ऐसे एक पद पे आसीन हैं जहाँ से आप बहुत सारी बातें आम लोगों को कह सकते हैं? मुझे लगता है कि मादक द्रव्य या कोई भी द्रव्य का सेवन जो है वो निश्चित रूप से हानिकारक है। और कुछ भी कहें, अंततः शरीर, हर व्यक्ति का शरीर अपना है, तो उसकी देखभाल करना, अपने सेहत का ख्याल रखना हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोग इसका ख्याल रखें और अड़ोस पड़ोस पर भी नज़र रखें, आसपास देखें। अगर हमारे युवा अगर इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं तो उनके बारे में खबर करें, जो नज़दीकी अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएं, ताकि हम उन युवाओं को ऐसे क्षेत्र में जाने से रोक सकते हैं। तो सीतामढ़ी में भी हम लोग करते हैं। हम लोग का जो जिला प्रशासन है, हम लोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, और वहाँ तो एक सीमावर्ती ज़िला है वो, जहाँ एसएसबी भी कार्यरत है, तो उनके स्तर से भी तो कई लेवल पे इसको रोकथाम की कार्रवाई हम लोग कर पाते हैं। जी विनय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी इतनी सारी दिलचस्प बातें कला और आर्ट और कल्चर को लेकर की, और बहुत सारी बातें, बहुत विशेष बातें बताई आपने, और संदेश भी दिया चलते चलते आज के दिवस खास को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान विनय कुमार जी। आप उप विकास आयुक्त सीतामढ़ी के थे, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि जो शौक़ है, जो शगल है, उसको किस तरीके से हम अपने काम के साथ साथ एक सही तरीके से आगे लेकर बढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में, इस वार्ता के माध्यम से दिया। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।